हेलो एंड दीक्षा एंड वेलकम टू एक्सचेंज ऑफ लॉज। ये छोटा सा सेशन रहेगा क्यूरेटिव पिटिशंस पर। तो इस सेशन में क्या क्या रहने वाला है, सबसे पहले क्यूरेटिव पिटिशन का मतलब क्या है, कब फाइल हम इसे कर सकते हैं, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ बाय इंटरप्रिटेशन या फिर इसका कोई आर्टिकल मेंशन है, लास्ट में क्यूरेटिव पिटिशन का क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले मीनिंग, अगर क्यूरेटिव पिटिशन को एक सिंगल वर्ड के थ्रू डिफाइन किया जाए तो कैसे किया जाएगा, री रिव्यू। क्या बोलेंगे हम, री रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है, री एग्जामिनेशन ऑफ द सेम मैटर, री एग्जामिनेशन ऑफ द सेम मैटर बाय द सेम कोर्ट, जिस कोर्ट ने उस मैटर को डिसाइड किया बाय द सेम कोर्ट। सीपीसी में कौन सा सेक्शन है, 114। अगर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन, फाइनल जजमेंट हो या फिर फाइनल ऑर्डर, फाइनल जजमेंट हो या फिर फाइनल ऑर्डर, उसमें अगर नेग्लिजेंसी होती है या फिर मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है, तब पार्टी के पास क्या रिलीफ रहेगा, जबकि उस केस को आप दोबारा से चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जजमेंट के अगेंस्ट में तो आप रिव्यू में चले जाओगे, रिव्यू में चले जाएंगे आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट अपने डिसाइडेड जजमेंट्स या फिर फाइनल ऑर्डर्स का रिव्यू कर सकती है, मतलब री एग्जामिनेशन कर सकती है। क्लियर। पर अगर रिव्यू में भी कुछ मिसकैरेज या फिर नेग्लिजेंसी रह जाती है, तब क्या रिलीफ है पार्टीज के पास। इसी रिव्यू के नेग्लिजेंस या फिर मिसकैरेज को क्योर करने के लिए, इस डिफेक्ट को रिमूवल करने के लिए री रिव्यू के लिए एग्रीव्ड पार्टी जा सकती है। तो इसी री रिव्यू को हम क्यूरेटिव पिटीशन बोलते हैं। तो क्यूरेटिव पिटीशन को कब फाइल किया जा सकता है, जब सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट या फिर फाइनल ऑर्डर को हम दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, एग्रीव्ड पार्टी के पास कोई अदर रिलीफ अवेलेबल ना हो, तब क्यूरेटिव पिटीशन को फाइल किया जा सकता है। पर पिटिशनर को ये प्रूफ करना होगा कि फाइनल जजमेंट या फिर फाइनल ऑर्डर में मिसकैरेज या फिर नेग्लिजेंसी हुई है, मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ पिटिशनर के ऊपर रहेगा। तो आई होप कि आपको मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा और क्यूरेटिव पिटिशन को कब फाइल कर सकते हैं ये भी क्लियर है। तो अब इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, रूपा अशोक हुड्डा वर्सेस अशोक हुड्डा 2002 का ये मैटर है, जिसमें ये इशू रेज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की अगर फाइनल जजमेंट या फिर फाइनल ऑर्डर में अगर मिसकैरेज या फिर नेग्लिजेंसी होती है, तब एग्रीव पार्टी के पास क्या रिलीफ है। तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटिशन के लिए कुछ गाइडलाइंस दी कि क्यूरेटिव पिटिशन को कब डील किया जा सकता है, एंड क्यूरेटिव पिटिशन को इसी केस में इवोल्यूशन किया गया था। किस रीजनिंग के बेस पे, सबसे पहले आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसाइडेड जजमेंट्स या फिर ऑर्डर्स का रिव्यू कर सकती है आर्टिकल 137 के अकॉर्डिंग। तो ये तो फर्स्ट रिव्यू की बात कर रहा है, ठीक। पर आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग, पर आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिक्री या फिर कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है फॉर द कंप्लीशन ऑफ जस्टिस, फॉर द कंप्लीशन ऑफ जस्टिस। इस वर्ड पर ध्यान रखें क्योंकि की पॉइंट इस आर्टिकल में यही है। एंड इसका एग्जीक्यूशन इंडिया की किसी भी टेरिटरी में किया जा सकता है। सो आर्टिकल 142 को ही इंटरप्रेट करते हुए रूपा अशोक हुड्डा के केस में क्यूरेटिव पिटिशन का एप्लीकेशन इवॉल्व होता है। क्लियर। तो रूपा अशोक हुड्डा के केस में कौन सी गाइडलाइंस या फिर कौन सी कंडीशंस प्रेस्क्राइब थे जिसमें क्यूरेटिव पिटिशन को फाइल किया जा सकता है। तो सबसे पहले सिचुएशंस, अगर फाइनल जजमेंट पे या फिर फाइनल ऑर्डर में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ हो, जैसे कि राइट टू बी हर्ड, अगर फाइनल जजमेंट या फिर फाइनल ऑर्डर में अगर मिसकैरेज रह जाता है, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी में, जो मैसेज पहुंचेगा एंड जो कॉन्सिक्वेंसेस सोसाइटी में आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसाइडेड जजमेंट के कारण, तो इन कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड करने के लिए
क्यूरेटिव पिटिशन को फाइल किया जा सकता है ताकि इन डिफेक्ट्स को क्योर किया जा सके, ठीक। या फिर डिसाइडेड जजेस का उस केस में अपना पर्सनल इंटरेस्ट रहा है, पर्सनल लिंक रहा है, जो कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। एंड नेक्स्ट वन, अगर कोर्ट प्रोसेस का किसी भी तरीके से अब्यूज होता है, ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशंस है। तो अब क्यूरेटिव पिटिशन का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले क्यूरेटिव पिटिशन को सीनियर एडवोकेट के थ्रू, सीनियर लॉयर के थ्रू सर्टिफाइड होना जरूरी है। सर्टिफाइड होने के बाद इस पिटिशन को उन्हीं जजेस के पास भेजा जाएगा जिन्होंने इस जजमेंट को सुनाया था, ताकि जजेस इस जजमेंट की इंक्वायरी कर सके कि इसको दोबारा से सुना जाना चाहिए या फिर नहीं। पर अगर मेजॉरिटी ऑफ द जजेस का ओपिनियन ये है कि इसको दोबारा सुना जाना चाहिए, तब जाके ये मैटर लिस्टेड होता है। क्लियर यहाँ तक? सो आई होप कि आपको क्यूरेटिव पिटिशन के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।